10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोबरा बिगड़ गया है। अब किसी का भाई, किसी की माँ, तो किसी का रिश्तेदार, ऐसा करके लगभग 300 लोग की जानें यहाँ पर चली गई। तो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ इतना बड़ा रेल हादसा जिसमें किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, तो कोई मलबे में दबा, तो कोई मिला ही नहीं। आखिर इतना बड़ा रेल हादसा हुआ तो हुआ कैसे? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ओवर स्पीडिंग, रेलवे ट्रैक, ड्राइवर या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम? आखिर गलती हुई तो हुई कहाँ पर? और अगर इस ट्रेन में अगर कवच सिस्टम इंस्टॉल होता तो क्या इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था या फिर नहीं? और अगर इतना बड़ा हादसा हो ही गया है तो इसको नाकामियत मानते हुए क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन दे देना चाहिए या फिर नहीं? खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। तो 2 जून को उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बाहानगा स्टेशन में हुआ इतना बड़ा हादसा जिसमें लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, और रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 1000 से ज़्यादा लोग हैवली इंजर्ड हैं। तो यहाँ पर ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इसको जानने के लिए हमको यहाँ पर इनके ट्रेन की पटरियों के सिस्टम को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन ट्रेन में 2 ट्रैक होते हैं, एक मेन अपलाइन ट्रैक और मेन डाउनलाइन ट्रैक। तो इन दोनों ट्रैक में दोनों अलग अलग दिशाओं से ट्रेनें यहाँ पर आती जाती हैं, और इन दोनों मेन अपलाइन और डाउनलाइन ट्रैक के साइड में होते हैं लूप लाइन्स, मेन अप लूप लाइन और मेन डाउन लूप लाइन। तो इन लूप लाइन्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक ही ट्रैक में 2 साइड से ट्रेन यहाँ पर आ रही होती है। तो किसी एक ट्रेन को जब हमको साइड में ही रोकना रहता है और एक ट्रेन को भेजना होता है, तब हम इन लूप लाइन को यहाँ पर इस्तेमाल में लेते हैं। तो ऐसे ही 2 जून को यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन अप लाइन में यहाँ पर आ रही थी, और यशवंतपुर एक्सप्रेस यानी कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस मेन डाउन लाइन में ऊपर से वहाँ पर आ रही थी। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमको रेलवे के बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पीड और ट्रैक के बारे में जानना पड़ेगा। तो जो ट्रेन की यहाँ पर स्पीड होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और इस मामले में कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड थी 128 किलोमीटर्स, जो कि इसकी लगभग हाई स्पीड है। तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड होती है वो सिग्नल के हिसाब से तय की जाती है। तो जैसे हमको रोड्स में, हाईवेज में सिग्नल देखने को मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन लाइट्स, वैसे ही रेलवे ट्रैक्स में भी यहाँ पर हमको सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम ट्रैक को यहाँ पर समझें तो यहाँ पर जो ट्रैक होता है वही डिसाइड करता है कि ट्रेन किस दिशा में यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रैक होता है इसको एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पर डिसाइड करता है कि ये ट्रैक मेन लाइन पे कनेक्टेड होगा या फिर ये ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़ जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर क्या है, तो ये कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है जो कि ये चीज़ डिसाइड करता है कि किस टाइम पर कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर यहाँ पर जाएगी। तो ये सिस्टम यहाँ पर ट्रैक को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है, और ये एकदम एरर प्रूफ सिस्टम है। अभी तक रेलवे ने बताया है कि ये सिस्टम दिन भर रोज़ में मिलियंस ऑफ बार इस्तेमाल में लिया जाता है और अभी तक इसमें एक भी एरर नहीं आया। तो ये एकदम नियर टू इम्पॉसिबल एरर प्रूफ सिस्टम है, इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो अब ये इस्तेमाल में कैसे होता है? तो ये इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सिग्नल से ही कनेक्टेड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ट्रेन को जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो यानी ट्रेन को मेन लाइन से जाना है फुल स्पीड में, और अगर येलो सिग्नल यहाँ पर मिलता है तो ट्रेन को यहाँ पर लूप लाइन में वेट करना है जब तक कोई दूसरी ट्रेन वहाँ से नहीं निकल जाती। तो ये यानी कि ये ट्रैक और सिग्नल दोनों इंटरलिंक्ड है, और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसे ही यहाँ पर काम करता है। अब चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस की ओर। तो यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन अप लाइन में बहुत तेज़ी से 128 kmph की स्पीड से यहाँ पर आ रही थी, और उसी टाइम इसको सिग्नल यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर सिग्नल तो ग्रीन है। इसका मतलब है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से जाना है फुल स्पीड में सीधा। लेकिन कुछ देर बाद ये सिग्नल यहाँ से हट जाता है, और जो ट्रैक मेन लाइन पे कनेक्टेड था वो ट्रैक मुड़कर यहाँ पर लूप लाइन की ओर यहाँ पर हो जाता है, और कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पर लूप लाइन की ओर जाने लग जाती है। और ड्राइवर ने यहाँ पर कहा कि कुछ देर बाद वो ग्रीन सिग्नल फिर से वापस आ जाता है, यानी कि मुझको मेन लाइन पे जाना है। लेकिन वो ट्रैक वहाँ पर चेंज नहीं होता, वो ट्रैक लूप लाइन की ओर ही यहाँ पर मुड़ा हुआ होता है, और ट्रेन की स्पीड इतनी तेज होती है 128 kmph कि वो सीधा ट्रेन लूप लाइन में घुस जाती है फुल स्पीड में। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लूप लाइन होती है यहाँ पर ट्रेन फुल स्पीड में जा ही नहीं सकती है, ये स्लो स्पीड वाली ट्रेन के लिए होती है, नहीं तो ट्रेन डीरेल भी हो सकती है, यानी कि पटरी से भी उतर सकती है। तो यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 128 kmph की स्पीड में है, ये ट्रैक लूप लाइन की ओर था लेकिन सिग्नल ग्रीन था, यानी कि मेन लाइन पर जाना है, तो इसकी वजह से ये ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़ जाता है। मुझको नहीं पता कौन सा एरर यहाँ पर होता है, और कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पर लूप लाइन में घुस जाती है, जहाँ पर पहले से एक फ्राइट ट्रेन यानी कि एक मालगाड़ी वेट कर रही होती है इस लूप लाइन के अंदर, जिसके अंदर आयरन ओर होता है।
तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधा लूप लाइन में घुसकर फ्राइट ट्रेन से भिड़ जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा हमको देखने को मिलता है। और ये फ्राइट ट्रेन के अंदर आयरन ओर था, जिसकी वजह से जो फ्रंटल इम्पैक्ट था यानी कि सामने का ट्रेन का इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा पड़ता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगभग 13 डब्बे दूसरी ट्रेन की पटरी में यानी कि मेन डाउन लाइन पर जाकर गिर जाते हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस भी वहाँ से जा रही होती है और यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट के 3 डब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डब्बे से भिड़ जाते हैं और हमको और ज़्यादा लोगों की जानें यहाँ पर जाते हुए दिखती है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा ट्रेन एक्सीडेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर गलती हुई किससे? यहाँ पर गलती ड्राइवर से हुई ओवर स्पीडिंग के चक्कर में, या फिर ट्रैक की गलती थी, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की यहाँ पर गलती थी? तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर जो सिग्नल है यानी कि रेड येलो ग्रीन सिग्नल है जो ट्रेन को दिखता है कि उसको मेन लाइन पे जाना है या लूप लाइन में जाना है, इस पर खराबी हमको देखने को मिलती है। और ये ट्रैक लूप लाइन की ओर मुड़ जाता है, बल्कि सिग्नल तो मेन लाइन का वहाँ पर शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर ट्रैक में भी दिक्कत थी और ये ट्रैक और सिग्नल दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको बताया जा रहा है, अभी तक जितनी भी जानकारी हमको मिली है रिपोर्टों के अनुसार, तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम मेन एरर आ रहा है वो आया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में, जिसने सही डेटा सही मैसेज ट्रांसफ़र नहीं किया। और सिग्नल तो ग्रीन था लेकिन ट्रैक लूप लाइन की ओर था और वो ट्रैक चेंज नहीं हुआ और कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई जहाँ पर ऑलरेडी फ्लाइट ट्रेन खड़ी थी और ये बहुत बड़ा हादसा हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मेन दिक्कत है, मेन गलती यहाँ पर हुई वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से हुई है। अभी आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि जानकारी अभी तक हमको इतनी मिली है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर कवच सिस्टम इन ट्रेनों में होता तो ये बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर रुक सकता था। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पर ये कवच सिस्टम आखिर है क्या। तो कवच एक मेड इन इंडिया SIL यानी कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 सिस्टम है जो कि जीरो एक्सीडेंट करने के लिए बनाया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में जीरो ट्रेन एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाएं। तो ये जो कवच सिस्टम है ये ऐसे काम करता है कि अगर किसी ट्रेन ने रेड लाइट तोड़ दी यानी कि वो रेड सिग्नल देखने के बाद भी वो ट्रेन अगर नहीं रुकती है या फिर वो ट्रेन किसी और ट्रेन से टक्कर मारने वाली होती है, भिड़ने वाली होती है, तो उस टाइम ये ऑटोमेटिक ब्रेक ये कवच सिस्टम लगा देगा और ट्रेन 40 मीटर की दूरी पर ही रुक जाएगी, जिससे कि बहुत हद तक एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। और जो इसके वीक होने की, इसका एरर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 10,000 सालों में एक है, यानी कि नियर टू इम्पॉसिबल है कि ये कवच सिस्टम यहाँ पर वीक हो जाए और एरर यहाँ पर हमको देखने को मिले। लेकिन जो मेन चीज़ है कि इन 2 ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल था ही नहीं। तो कवच सिस्टम है जिसको धूमधाम से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया और इतने महीनों से जो इसकी बातें यहाँ पर चल रही हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी वंदे भारत जैसी ट्रेनों में ही अभी इंस्टॉल किया गया है। तो इन 2 ट्रेनों में ये सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं था। और यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने खुद कहा है कि अगर इन ट्रेनों में ये कवच सिस्टम इंस्टॉल भी होता फिर भी ये हादसा टल ही नहीं सकता था, ये हादसा टाला जा ही नहीं सकता था कवच सिस्टम अगर होता फिर भी। तो इसका तर्क यहाँ पर दे रहे हैं कि कवच सिस्टम है वो 2 ही कांडों में यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है, जब ट्रेन रेड लाइट पे नहीं यहाँ पर रुकती या फिर वो ट्रेन टक्कर खाने वाली होती किसी और ट्रेन से। तो यहाँ पर रेड लाइट का तो मामला था ही नहीं, यहाँ पर लाइट तो ग्रीन थी, तो यानी कि पहला तो मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि जब ये दोनों ट्रेनें फ्राइट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन भिड़ने वाली थी तब ये कवच सिस्टम तो इस्तेमाल में लिया जा सकता था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये ट्रेन अप लाइन में नहीं थी, ये ट्रेन थी लूप लाइन में और इस ट्रेन की स्पीड थी 120 kmph जो कि बहुत ही तेज़ थी। और ये सब इतना स्पीड में हुआ कि ये कवच सिस्टम इस ट्रेन को रोक ही नहीं सकता था यहाँ पर, क्योंकि लूप लाइन में जाती ये ट्रेन डीरेल हो गई इसकी स्पीड की वजह से और सीधा फ्राइट ट्रेन से जाकर यहाँ पर भिड़ गई। तो अगर कवच सिस्टम होता तो भी ये हादसा नहीं रोका जा सकता था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अब अगर इतना बड़ा हादसा हो ही गया है तो क्या रेलवे मिनिस्टर को, मिस्टर अश्वनी वैष्णव को यहाँ पर रिज़ाइन अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार के केस में हमको देखने को मिला था। तो यहाँ पर लोगों के बहुत ही मिक्स रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो अगर हम समझे ध्यान से अश्वनी वैष्णव आखिर है कौन, तो ये एक फॉर्मर IAS रह चुके हैं और इनकी स्टडी बेस और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस पोस्ट के लिए इनकी क्वालिटी और क्वालिफाइड ये कितने हैं वो तो हमको ये ऑलरेडी यहाँ पर दिख जाता है। और इन्हें साइमंड्स और JEE जैसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन में भी काम कर रखा है, यानी इनके में एक्सपीरियंस तो बहुत है। और ये यहाँ पर उड़ीसा से MLA भी हैं, तो इनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और रेलवे का भी एक्सपीरियंस यहाँ पर हमको बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर
बहुत से लोग बोलते हैं कि इनको रिज़ाइन यहाँ पर दे देना चाहिए, और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हादसा होने के बाद ये ऑन द स्पॉट ग्राउंड लेवल पे ये जाके सारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और एकदम जितना इनसे हो सकता है ये उतना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर ये हादसा हो गया है तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत तगड़ी जाँच होनी चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी गलती आखिर है किसकी, और अगर इसमें मिनिस्टर की गलती निकलती है तो इनको सच में रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये इनकी नाकामियत है। और अगर ये सच में ग्राउंड लेवल पे जाके सच में एक अच्छे मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं तो ऐसा अच्छा मिनिस्टर हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये तो मेरा ओपिनियन है। तो एट द एंड मैं यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था, जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो हमारी मीडिया हमको क्या यहाँ पर दिखा रही थी? ये दिखा रही थी हमारी मीडिया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ पर न्यूज़ में हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की डिबेट हमको देखने को मिल रही थी। तो ये था इस पूरे वीडियो का सार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिली हो, कुछ भी जानने को मिला हो, और अगर 1% भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड यहाँ पर हुआ हो, तो लाइक दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, you go self-made.